हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी और रिश्तों को देखने का तरीका बदल देगी। कभी सोचा है कि लोग अक्सर वही प्रॉब्लम्स, वही आर्ग्यूमेंट्स और वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स में क्यों फंस जाते हैं? जैसे कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट हो जो उनकी जिंदगी कंट्रोल कर रही हो। क्या आप भी इनमें से एक हैं? क्या आपके रिश्तों में भी वही फाइट्स, वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं? अगर हां, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले से हो जाए। और हां, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि यह समरी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसा करेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, तो यह हमें बहुत मोटिवेट करेगा और भी बहुत सारी बेहतरीन समरीज लाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं एरिक बर्न की रेवोल्यूशनरी किताब गेम्स पीपल प्ले की एक रोचक जर्नी। एरिक बर्न, एक कैनेडियन साइकियाट्रिस्ट, ने यह किताब 1964 में लिखी थी, यानी कि 1964 में। इस किताब ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी टीए नाम के एक नए साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया, जो इंसानी इंटरैक्शंस को समझने का एक पावरफुल टूल है। बर्न कहते हैं कि हमारे सोशल इंटरैक्शंस सिर्फ रैंडम बातें नहीं होती, बल्कि वो एक तरह के गेम्स होते हैं जिन्हें हम सबकॉन्शियस लेवल पर खेलते हैं। हमारी 3 ईगो स्टेट्स। बर्न के अनुसार हर इंसान के पास 3 प्राइमरी ईगो स्टेट्स होती हैं, जो हमारी पर्सनालिटी और इंटेंशंस को डिफाइन करती हैं। नंबर 1, पेरेंट यानी माता पिता। ये ईगो स्टेट हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी से सिखाए हुए नियम, वैल्यूज, बिलीव्स और एटीट्यूड्स का कलेक्शन है। इसमें 2 सब स्टेट्स होती हैं। पहला, क्रिटिकल पेरेंट यानी आलोचनात्मक माता पिता, और दूसरा नर्चरिंग पेरेंट यानी पालक माता पिता। चलिए पहले समझते हैं क्रिटिकल पेरेंट को। जब हम दूसरों को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें रूल्स बताते हैं, जैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए या हमेशा सच बोलो। नर्चरिंग पेरेंट यानी पालक माता पिता, जब हम दूसरों की केयर करते हैं, उन्हें सपोर्ट देते हैं और उनकी मदद करते हैं, जैसे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, या मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को कह रहे हैं गाड़ी तेज मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप क्रिटिकल पेरेंट स्टेट में हैं। अगर आप उसके एग्जाम में फेल होने पर उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप नर्चरिंग पेरेंट स्टेट में हैं। नंबर 2, अडल्ट यानी वयस्क। ये ईगो स्टेट लॉजिकल, रैशनल और फैक्ट बेस्ड होती है। इसका काम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना और रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। ये इमोशंस या पुराने बिलीफ से प्रभावित नहीं होती। मिसाल के तौर पे, जब आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिस्कस कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं या एक डिसीजन के प्रोज और कॉन्स
वे कर रहे हैं, तब आप अडल्ट स्टेट में होते हैं। इस प्लान के हिसाब से हमें इतना टाइम लगेगा। नंबर 3, चाइल्ड यानी बच्चा। ये ईगो स्टेट हमारे बचपन के इमोशंस, फीलिंग्स, इंपल्सेस और एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। इसमें भी 2 सब स्टेट्स हैं, नेचुरल चाइल्ड यानी स्वाभाविक बच्चा, और दूसरा है अडैप्टेड चाइल्ड यानी अनुकूलित बच्चा। चलिए नेचुरल चाइल्ड को समझते हैं। जब हम प्लेफुल, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव या रेबेलियस होते हैं, जैसे वाह कितना मजा आ रहा है या मुझे यह करना ही नहीं है। दूसरा है अडैप्टेड चाइल्ड यानी अनुकूलित बच्चा। जब हम अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस से सीखे हुए बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं, जैसे कि कंप्लायंस, शाइनेस या गिल्ट। जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं या सजा से बचने के लिए रिएक्ट करते हैं, जैसे सॉरी मेरी गलती थी या आप जो कहेंगे वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी में बिना सोचे समझे डांस करना नेचुरल चाइल्ड है। बॉस के डांटने पर चुपचाप सब सुन लेना और गिल्ट फील करना अडैप्टेड चाइल्ड है। ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन। जब 2 लोग इंटरैक्ट करते हैं तो बर्न इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। जब 2 लोग की ईगो स्टेट्स मैच करती हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्मूथ होती है। सेंडर जिस ईगो स्टेट से मैसेज भेजता है, रिसीवर उसी ईगो स्टेट से रिप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट टू अडल्ट। एक दोस्त कहता है, क्या तुमने प्रेजेंटेशन पूरी कर ली? दूसरा कहता है, हां बस फाइनल चेक कर रहा हूं। स्मूथ लॉजिकल कम्युनिकेशन। दूसरा देखते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड। मां कहती है, बेटा होमवर्क कर लो। बेटा कहता है, ठीक है मां अभी करता हूं। मां की इंस्ट्रक्शंस को बेटा फॉलो कर रहा है। नंबर 2, क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस यानी क्रॉस लेन देन। जब सेंडर जिस ईगो स्टेट से मैसेज भेजता है, रिसीवर किसी और ईगो स्टेट से रिप्लाई करता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता। इससे कम्युनिकेशन ब्रेक होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। मिसाल के तौर पे, अडल्ट टू अडल्ट एक्सपेक्टेड बट चाइल्ड टू पेरेंट एक्चुअल। पति कहता है, हम आज शाम को डिनर के लिए कहां चलें? यह है अडल्ट टू अडल्ट। पत्नी गुस्से में कहती है, तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं होती, हमेशा बस अपने बारे में सोचते रहते हो। यह है चाइल्ड टू पेरेंट। एक्सपेक्टेड है अडल्ट टू अडल्ट। रिजल्ट क्या है? यहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है और अक्सर झगड़े में बदल जाती है। नंबर 3, अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस यानी कि अंतिम उद्देश्य लेन देन। ये सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां 2 मैसेजेस एक साथ कन्वे किए जाते हैं। एक सोशल लेवल पर जो पब्लिकली विजिबल होता है और एक साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हिडन और सबकॉन्शियस होता है। यहीं से गेम्स शुरू होते हैं। जैसे कि एक सेल्स एसोसिएट कस्टमर से कहता है, यह कार आपके बजट से थोड़ी बाहर है और शायद आपको मैनेज करना मुश्किल हो। सोशल लेवल, अडल्ट टू अडल्ट
प्रैक्टिकल एडवाइस है ये, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर मैसेज होता है तुम इस कार के लायक नहीं हो। यह है साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड। कस्टमर इस बात को एज अ चैलेंज लेता है और कार खरीद लेता है, यह प्रूव करने के लिए कि वो केपेबल है। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द गेम्स पीपल प्ले, यानी वो खेल जो लोग खेलते हैं। बर्न कहते हैं कि गेम्स एक सीरीज ऑफ अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका एक प्रिडिक्टेबल आउटकम होता है। लोग ये गेम्स सबकॉन्शियस लेवल पर खेलते हैं ताकि वो किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग जैसे लोनलीनेस, एंजाइटी से बच सकें या किसी हिडन साइकोलॉजिकल नीड को पूरा कर सकें। हर गेम का एक पे ऑफ होता है, एक नेगेटिव फीलिंग जो गेम के एंड में मिलती है, जिसे बर्न रैकेट कहते हैं। बर्न ने कई तरह के गेम्स डिस्क्राइब किए हैं। कुछ कॉमन गेम्स कुछ यूं हैं। नंबर 1, व्हाई डोंट यू डॉट 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 यस बट, यानी तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हां लेकिन, चलिए इसे समझते हैं। एक प्लेयर एक प्रॉब्लम शेयर करता है, दूसरा प्लेयर सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है। व्हाई डोंट यू XYZ। पहला प्लेयर हर सॉल्यूशन को रिजेक्ट करता है यस बट कह के। गोल क्या है यहां पे? पहला प्लेयर यह प्रूव करना चाहता है कि कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा और दूसरा प्लेयर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पहले प्लेयर को यह कंफर्म होता है कि उसकी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, यह है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, और दूसरा प्लेयर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आइए इसे केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल अपने फ्रेंड्स को बताता है, यार मेरी जॉब में ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। यह है चाइल्ड टू पेरेंट सीकिंग एडवाइस। फ्रेंड कहता है, तुम नया कोर्स क्यों नहीं करते? यह है पेरेंट टू चाइल्ड। राहुल कहता है, हां लेकिन मेरे पास ना टाइम कहां है यार। यह है चाइल्ड टू पेरेंट। फ्रेंड टू, जॉब बदल लो। पेरेंट टू चाइल्ड। राहुल, हां लेकिन अभी मार्केट ठीक नहीं है यार, और सिक्योरिटी चाहिए भाई। यह है चाइल्ड टू पेरेंट। आउटकम क्या है यहां पे? राहुल को सिंपैथी मिलती है और वो अपनी हेल्पलेसनेस प्रूव कर देता है, जबकि फ्रेंड्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। नंबर 2, इफ इट वरंट फॉर यू, अगर तुम ना होते। इस गेम में एक प्लेयर अपनी लिमिटेशंस या फेलियर्स का ब्लेम दूसरे प्लेयर पर डालता है। गोल क्या है? गोल यह है अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। मिसाल के तौर पे एक पति अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं तो अब तक बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता। तुमने मुझे हमेशा रोक कर रखा। अब ये क्या है? दिस गाय इज ब्लेमिंग हिज वाइफ फॉर हिज अनफुलफिल्ड एम्बिशंस। तो पे ऑफ क्या है यहां पे? पति अपनी फेलियर्स का ब्लेम पत्नी पर डालकर खुद को विक्टिम फील करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है। पत्नी गिल्टी और रिजेंटफुल फील करती है। कितनी बुरी बात है ये। नंबर 3, किक मी, यानी मुझे मारो।
इस गेम में प्लेयर सबकॉन्शियसली ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसमें उसे पनिशमेंट या क्रिटिसिज्म मिले। गोल यह है कि सेल्फ सबोटाज करके विक्टिमहुड कंफर्म करना। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रोहन हमेशा डेडलाइंस मिस करता है, मीटिंग्स में देर से आता है या अपने बॉस से ऐसे कमेंट्स करता है जो उसको गुस्से में लाते हैं। जब बॉस उसे डांटता है तो वो अंदर से कहता है, देखा, मेरी किस्मत ही खराब है भैया, लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। इतनी अजीब सी बात है ना ये। तो पे ऑफ यह है कि रोहन को अपनी विक्टिमहुड कंफर्म होती है और वो दूसरों को ब्लेम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स यानी मनोवैज्ञानिक भुगतान। हर गेम का एक पे ऑफ होता है जो यूजुअली एक नेगेटिव फीलिंग होती है, जैसे कि गिल्ट यानी कि अपराध बोध, एंगर यानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, सैडनेस यानी उदासी, हेल्पलेसनेस, लाचारी, विक्टिमहुड यानी पीड़ित होना। ये पे ऑफ्स ही हैं जो लोगों को बार बार वही गेम्स खेलने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये उनकी सबकॉन्शियस बिलीफ्स को रीइंफोर्स करते हैं। सो व्हाई डू वी प्ले गेम्स, यानी हम खेल क्यों खेलते हैं? बर्न कहते हैं कि लोग गेम्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि नंबर 1, टू अवॉइड इंटिमेसी यानी घनिष्ठता से बचने के लिए। रियल, ऑनेस्ट और वल्नरेबल इंटरैक्शंस स्केरी हो सकते हैं। गेम्स एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। दूसरा, टू गेट स्ट्रोक्स यानी प्रशंसा पाने के लिए। स्ट्रोक्स वो यूनिट्स ऑफ रिकॉग्निशन हैं जो हमें दूसरों से मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। गेम्स के थ्रू हम नेगेटिव अटेंशन भी सीख करते हैं जो नो अटेंशन से बेहतर है। तीसरा है टू रीइंफोर्स आवर लाइफ स्क्रिप्ट यानी अपनी जीवन लिपि को मजबूत करने के लिए। बचपन में हम सब एक लाइफ स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो हमारी जिंदगी की कहानी होती है। गेम्स उस स्क्रिप्ट को प्रूव करने का एक तरीका है। चौथा है टू स्ट्रक्चर टाइम यानी समय को संरचित करने के लिए। जब हमें पता नहीं होता कि दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, तो गेम्स एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब समझते हैं कि हाउ टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स यानी खेल खेलना कैसे रोकें। बर्न का अल्टीमेट गोल था लोगों को गेम से बाहर निकालकर जेन्युइन इंटिमेसी यानी कि घनिष्ठता की तरफ ले जाना। इसके लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए। नंबर 1, अवेयरनेस यानी जागरूकता। सबसे पहले अपने और दूसरों के गेम्स को पहचानना। जब आप गेम खेल रहे हो उसे आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, एनालाइज ईगो स्टेट्स यानी ईगो स्टेट्स का विश्लेषण करें। जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो तो देखो कि कौन कौन सी ईगो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। कोशिश करो अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शंस करने की। नंबर 3, ब्रेक द साइकिल यानी चक्र को तोड़ें। जब आपको लगे कि कोई गेम शुरू हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दो। जैसे अगर कोई वाई डोंट यू कहे तो यस बट गेम शुरू कर रहा है। तो सॉल्यूशन देने के बजाय उसकी प्रॉब्लम पर
एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स दो या पूछो, अच्छा तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो, यह बताओ मुझे। नंबर 4, सीक ऑटोनॉमी। अपनी लाइफ स्क्रिप्ट से बाहर निकलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने डिसीजंस खुद लो। अपने बचपन के पैटर्न्स को रिपीट करना बंद करो। नंबर 5, कल्टीवेट इंटीमेसी। गेम्स की जगह ऑनेस्ट, डायरेक्ट और वल्नरेबल कम्युनिकेशन डेवलप करो। रियल फीलिंग शेयर करो और दूसरों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। नंबर 6, PAC योरसेल्फ, यानी अपनी ईगो स्टेट्स को मैनेज करना सीखो। कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा अडल्ट स्टेट में रहो, स्पेशली जब इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हों। अपने पेरेंट और चाइल्ड स्टेट्स को हेल्दी तरीके से यूज करो, जैसे प्लेफुल चाइल्ड या नर्चरिंग पेरेंट। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, इससे आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा और उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक छोटे से शहर हैदराबाद में रहता था राघव, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राघव हमेशा अपनी जॉब में स्ट्रगल करता था। जब भी उसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता, वो पहले तो एक्साइटमेंट से भरा होता, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। हर बार जब उसका मैनेजर उसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पूछता, राघव का वही जवाब होता, सर मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन ये क्लाइंट इतना डिफिकल्ट है और रिसोर्सेज भी कम है सर, लगता है मेरे बस का नहीं है सर। यह है चाइल्ड टू पेरेंट। उसका मैनेजर मिस्टर राव एक सपोर्टिव इंसान है, हमेशा राघव को सजेशंस देता है, राघव तुम टीम के साथ डिस्कस क्यों नहीं करते हो भाई, या फिर ये ऑनलाइन कोर्स कर लो ना। ये है पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन राघव का जवाब हमेशा वही होता, हाँ लेकिन टीम मेंबर्स बिजी हैं सर और कोर्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यह है चाइल्ड टू पेरेंट, व्हाई डोंट यू ... यस बट वाला गेम। हर प्रोजेक्ट के एंड में राघव या तो डेडलाइंस मिस कर देता या फिर उसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता। उससे बहुत बुरा लगता और वो अक्सर खुद से कहता, यार मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं ऐसा लगता है मुझे। यहां पे पे ऑफ है हेल्पलेसनेस और विक्टिमहुड। एक दिन राघव ने एक वर्कशॉप अटेंड की ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर। वहां उसने अपनी 3 ईगो स्टेट्स के बारे में जाना। जब उसने गेम्स पीपल प्ले कॉन्सेप्ट समझा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों पर से पट्टी हट गई हो। उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो खुद ही व्हाई डोंट यू यस बट का गेम खेल रहा था। जब अगली बार मिस्टर राव ने उससे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पूछी तो राघव ने कुछ अलग किया। इस बार उसने मिस्टर राव के सॉल्यूशंस को रिजेक्ट करने के बजाय अडल्ट स्टेट में आकर कहा, सर मैं समझ गया कि मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करने में कहां डिफिकल्टीज आ रही हैं। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज सोच रहा हूं जिनसे मैं इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकूं। क्या हम इस पर 15 मिनट के लिए डिस्कस कर सकते हैं क्या? ये है अडल्ट टू अडल्ट। मिस्टर राव थोड़े सरप्राइज हुए लेकिन खुश भी थे। उन्होंने राघव के साथ बैठकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कस किए।
राघव ने पहली बार अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने ये गेम खेलना बंद कर दिया। उसने अपनी नेचुरल चाइल्ड स्टेट को क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में यूज किया और अडल्ट स्टेट से उन्हें एग्जीक्यूट किया। राघव की परफॉर्मेंस सुधरी और उसने अपनी जिंदगी की अदृश्य दूरियों को काट दिया जो उसे बांधे हुए थीं। उसकी लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आ गई। तो दोस्तों, एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले हमें सिखाती है कि हमारे इंटरैक्शंस सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं होते, बल्कि उनके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल डायनामिक्स छुपी होती हैं। हम सब अनजाने में गेम्स खेलते हैं ताकि हम इंटीमेसी से बच सकें, अपनी पुरानी बिलीव्स को कंफर्म कर सकें या बस वक्त गुजार सकें। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक आप अपनी सबकॉन्शियस पैटर्न्स यानी गेम्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें तोड़ोगे नहीं। अपनी ईगो स्टेट्स को समझना और अडल्ट स्टेट में आकर कम्युनिकेट करना ही जेन्युइन और हेल्दी रिश्तों की सीढ़ी है। जब हम गेम्स खेलना बंद कर देते हैं, तब हम सच्ची इंटीमेसी, ऑनेस्टी और फ्रीडम का अनुभव करते हैं। अपने रिश्तों में क्लैरिटी लाने और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। तो भाई, अब आपकी बारी है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपने कभी खुद को या किसी और को गेम्स पीपल प्ले खेलते हुए देखा है? और कौन सा गेम आपको सबसे रिलेटेबल लगा? दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी इंटरैक्शंस को ऑब्जर्व करते रहिए और गेम से बाहर निकलकर एक ऑथेंटिक लाइफ जीते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। So guys, until we meet next time, take care, God bless, bye bye.